नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है माफिया विनोद उपाध्याय। दूसरी खबर में बात आजम खान की, तीसरी खबर में बात असदुद्दीन ओवैसी की, चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सबसे पहले बात माफिया विनोद उपाध्याय की। गोरखपुर में टॉप 5 माफिया विनोद उपाध्याय के मकान पर बुलडोजर चल गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया मकान देखते देखते जमींदोज हो गया। माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ 4 हत्याओं, रंगदारी, जमीन कब्जा करने, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में 32 मुकदमे दर्ज हैं। 50,000 का इनामी माफिया जांच एजेंसियों की रडार से अभी तक दूर है। माफिया विनोद उपाध्याय की गोरखपुर पुलिस समेत यूपी एसटीएफ को भी तलाश है। जिलाधिकारी कृष्णा कुरनेश के आदेश पर मोगला में जीडीए ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। गुलरिहा थाना क्षेत्र के मकान को गिराने में 2 बुलडोजर और 2 दर्जन से अधिक मजदूरों की मदद ली गई। फरार विनोद उपाध्याय का मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई से पहले घर में रखे बेशकीमती सोफा, अलमारी, एसी, टीवी, फ्रिज और गृहस्थी का सभी सामान बाहर निकाल दिया गया। विनोद उपाध्याय ने बरसों पहले कोल्ड स्टोरेज के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू किया था। 500 सवानामियर मीटर यानी लगभग 5,000 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 5 करोड़ है। करोड़ों रुपए खर्च कर मकान बनाकर रहने वाला विनोद उपाध्याय का परिवार 5 दिन पहले कीमती गृहस्थी का सामान छोड़कर फरार हो गया था। विनोद उपाध्याय पर धमकी देकर जमीन बेचने के लिए मजबूर करने का भी आरोप है। वहीं एसपी सिटी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया कि माफिया विनोद उपाध्याय फरार चल रहा है। 50,000 के इनामी पर 32 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हत्या और गैंगस्टर के 4 मुकदमे हैं। वहीं 386 और 307 का भी मामला दर्ज है। विनोद उपाध्याय ने कई साल पहले कोल्ड स्टोरेज के नाम पर दर्ज संपत्ति को हत्याना शुरू किया। जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए है। करोड़ों रुपए का मकान भी बनाया है। आसपास की जमीनों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए भी कोशिश की और दबाव भी डाला है। माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ हाल ही में 3 नए मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मामला रंगदारी मांगने का है। करोड़ों रुपए की 25 डेसिमल जमीन पर मालिक को कब्जा नहीं करने दिया जा रहा था। फरार माफिया के खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जीडीए की ओर से पहली बार नक्शा नहीं होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का असर अन्य बदमाशों के ऊपर भी पड़ेगा। लोगों से अपील है कि किसी भी माफिया की धमकी से नहीं डरे, चिंता को बेफिक्र होकर पुलिस से साझा करें। पुलिस इंसाफ दिलाने के साथ पीड़ित को सुरक्षा भी देगी। विनोद उपाध्याय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एजेंसियां लगातार लगी हुई है। जीडीए के प्रभारी अधिकारी अधिशासी अभियंता किशन सिंह ने बताया कि 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में 210 स्क्वायर मीटर पर निर्माण किया गया है। 2 करोड़ 5 लाख के मकान का नक्शा और मानचित्र पास नहीं। मकान को गिराने की कार्रवाई जेडीए की ओर से की जा रही है। उन्होंने मकान को अवैध संपत्ति बताया। वीडियोग्राफी के बाद सामान एक कमरे में रखवा दिया गया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। दूसरी खबर में बात आजम खान की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता आजम खान पर बड़ा हमला बोला है। मौर्य ने आजम खान को 2013 के कुंभ मेले में भगदड़ के लिए जिम्मेदार बताया और कहा यह पूरी घटना आजम की अक्षमता के कारण हुई। उन्होंने ये भी कहा कि तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुंभ में नहाने तक नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रयागराज में 2013 के महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 42 लोगों की मौत हो गई थी। मौर्य ने बीजेपी के सम्मेलन में कहा कि एक व्यक्ति जो मेले की एबीसीडी नहीं जानता था, उसे कुंभ का मंत्री बनाया गया। मैं 2012 में विधायक था और 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
और वो कुंभ में नहाने तक नहीं गए थे। उनके चाचा मोहम्मद आजम खान शहरी विकास मंत्री थे और उन पर कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी थी। मेले के दौरान भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई। क्या ऐसे लोग सरकार चलाने में सक्षम हैं? एक व्यक्ति जो कुंभ मेले की एबीसीडी नहीं जानता, उसे कुंभ का मंत्री बनाया गया। मौर्य ने आगे कहा कि साल 2013 में नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उससे पहले ही मैंने उन्हें भविष्य का विजेता घोषित कर दिया था। मोदी सरकार की इतनी सफलता है कि उनके विरोधियों को प्रधानमंत्री उम्मीदवार खोजने में मुश्किल हो रही है। तीसरी खबर में बात असदुद्दीन ओवैसी की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर अपने ट्वीट के जरिए राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। ओवैसी पर प्रहार करते हुए रावत ने यह भी कहा कि एमआईएम नेता को शांति भंग करने और माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी, जहां सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौलवियों और मदरसों में बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने की भी सलाह दी, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। बीजेपी नेता ने हिंदू धर्मगुरुओं का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वो कभी भी युवाओं को गलत या अनैतिक काम करने के लिए उकसाते नहीं। लव और जमीन जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि भारत संविधान से शासित है और भूमि का अतिक्रमण या जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कानून सेम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया वो यहाँ संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी शैली की राजनीति के लिए उपयुक्त है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें धमकी भरे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उत्तराखंड ने कभी भी धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया है। उन्हें संभल कर बोलना चाहिए। वो उत्तराखंड तभी आए जब उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। उल्लेखनीय है कि व्यापार संघों और हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद की कथित घटनाओं के विरोध में उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में एक महापंचायत बुलाई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। बता दें कि यहाँ 26 मई की घटना के बाद पहले हिंदू महापंचायत और फिर मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया गया था। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और इस बार देश के पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित बीजेपी की ठटरी बांध देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारा फॉर्मूला तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि 80 हराओ, बीजेपी भगाओ। विपक्षी एकजुटता की बैठक बिहार में होने वाली है। इस बैठक में पूरा विपक्ष एक छतरी के नीचे होगा और पूरी तरह से एकजुट होकर एक संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। इस बैठक में देश के सभी क्षेत्रीय दल एक उद्देश्य और एक लक्ष्य के साथ शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत होगी, वहां वही पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें वो समय भी याद है जब सभी विपक्षी दल उनकी पार्टी की अगुवाई में एकजुट हुए थे। एक बार फिर वही समय आ रहा है और इस बार भी बीजेपी को हराने, हटाने और भगाने के लिए सभी दल एकजुट होंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके दम पर बीजेपी पावर में आई, लेकिन उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य बनेगा जो बीजेपी को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें सपा की अहम भूमिका होगी और वो सभी दल जो बीजेपी को हराने की चाह रखते हैं वो सपा के समर्थन में आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, वहीं 2019 में बीएसपी हमारे साथ थी और 2022 में छोटी पार्टियों के साथ वो मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार सभी विपक्षी दल उनके साथ हैं। इनमें छोटे बड़े सभी दल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नौकरियों में आरक्षण के पक्षधर है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बना। इसका उद्देश्य ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। उन्होंने एक्सप्रेसवे के पास बड़ी मंडियों बनाने की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार इस योजना को जमीन पर लाती तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन ये सरकार केवल संविदा पर नौकरियां दे रही है। उन्होंने कहा कि वो समय आ गया है
जब देश में जातीय जनगणना और लोगों की आबादी के हिसाब से उनके लिए योजनाएं बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गंदे तरीके से बांट रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि आप खुद देखिए कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी हम 2023 में और चुनाव अगले साल 2024 में होंगे। इसमें अभी कुछ महीने बाकी है। इतना समय हमारी तैयारी के लिए बहुत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बीते 9 सालों में कोई ढंग का काम तो कर नहीं पाई, लेकिन चुनाव आया तो बड़ी बड़ी कंपनियों को इमेज बिल्डिंग के लिए हायर कर लिया है। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं और प्रदेश के मतदाताओं के दम पर मैदान में उतरेंगे। इसके लिए 46 डिग्री तापमान में भी जमीन पर काम कर रहे हैं। हालांकि लगता है अखिलेश यादव भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है वहीं बस चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन यही तो उनकी भूल है। दरअसल बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जमकर लगी हुई है और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी अपना प्लस प्लान तैयार कर रखा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के चक्कर में खुद ही बाहर ना हो जाए। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।